क्या हमारा संविधान वाकई में भारतीय है? यह सवाल सुनने में बहुतों को अनकंफर्टेबल कर देता है। कुछ लोग इसे अजीब कहेंगे, कुछ तो इसे सीधा एंटी नेशनल बता देंगे। लेकिन इतिहास कभी कंफर्ट जोन में रहकर सवाल नहीं पूछता। आज से लगभग 75 साल पहले देश आजादी के जख्मों से करा रहा था। लोग घर छोड़कर भाग रहे थे, भरोसा टूट चुका था और इसी माहौल में दिल्ली के कुछ बंद कमरों में बैठकर ये तय किया जा रहा था कि अब इस देश को कौन चलाएगा, किसे बोलने की आजादी होगी, किसे चुप रहना पड़ेगा और ताकत किसके हाथ में होगी। हमें बचपन से पढ़ाया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। लेकिन उस वक्त में से भारत के 85% लोगों को ये तक चुनने का हक नहीं था कि उनका संविधान कौन लिखेगा। ना किसान, ना मजदूर, ना आम आदमी, क्योंकि उस वक्त वोटिंग का अधिकार सिर्फ शिक्षा और संपत्ति वालों तक सीमित था। ये एक सीमित दायरे में लिया गया फैसला था और तभी संविधान सभा के ही अध्यक्ष लोकनाथ मिश्रा ने खुलकर कहा कि ये डॉक्यूमेंट भारत की आत्मा से नहीं बल्कि अंग्रेजी सोच की गुलामी से पैदा हुआ है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब 1953 में संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े होकर एक चेतावनी देते हैं कि अगर इस संविधान का दुरुपयोग हुआ तो इसे भगवान मानने से बेहतर है इस पर सवाल उठाना। इवन उन्होंने जलाने की बात तक कर डाली। अब सोचिए, जिस आदमी ने इसे लिखा वही इसके लिए इतने कड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्या उन्हें अपनी ही रचना पर भरोसा नहीं था, या फिर हमसे दशकों पहले ही वो समझ चुके थे कि कानून कभी खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होते हैं वो लोग जिनके हाथ में कानून चला जाता है। हमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि गांधी, जिनका सपना था स्वराज, वो इस पूरी प्रोसेस से गायब क्यों थे। क्या आजादी के बदले हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया गया है कि दिखने में तो भारतीय लेकिन सोच में अब भी कॉलोनाइजर है? आज हम संविधान का गुणगान नहीं करेंगे, आज हम उसकी जड़ में उतरेंगे, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की ताकत तालियों में नहीं, सवाल उठाने की हिम्मत में होती है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने आजादी की पहली सांस ली। दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक उतार दिया गया, तिरंगा लहरा दिया गया और नेहरू ने कहा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दुनिया को लगा भारत अब आजाद है, लेकिन इतिहास की फाइलें खोलकर देखे तो इस आजादी के ठीक नीचे एक छोटा सा फुटनोट लिखा था, सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का असली हेड ऑफ स्टेट कोई भारतीय नहीं था, वो था ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज 6। भारत तकनीकी रूप से अब भी ब्रिटिश डोमिनियन था, यानी झंडा हमारा, सरकार हमारी, लेकिन संवैधानिक सत्ता अब भी लंदन के हाथ में। ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं थी। भारत के सभी कानून, सभी अध्यादेश और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के नाम पर लीगल माना जाता था। भारत का गवर्नर जनरल, चाहे वो माउंटबेटन हो या राजगोपालाचारी, वो राजा का प्रतिनिधि था, जनता का नहीं। इसीलिए असली आजादी का दिन 15 अगस्त नहीं बल्कि 26 जनवरी 1950 था, जब भारत ने खुद को डोमिनियन से निकालकर रिपब्लिक घोषित किया। और यही से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। जब संविधान बनने की बारी आई तो दुनिया को ये उम्मीद थी कि 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता, वेद, उपनिषद, बौद्ध संघ और चाणक्य का अर्थशास्त्र, इन सब से कुछ मौलिक, कुछ क्रांतिकारी निकलेगा। लेकिन जो निकला वो पूरा का पूरा ब्रिटिश फाइलों से निकला हुआ मसौदा था। अगर आप भारतीय संविधान को खोलकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तुलना करें तो एक अनकंफर्टेबल करने वाला सच सामने आता है। संविधान के 395 आर्टिकल्स में से 250 से ज्यादा सीधे या इनडायरेक्ट रूप से उसी कॉलोनाइजर कानून से लिए गए थे जिसे अंग्रेजों ने भारत को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। फेडरल स्ट्रक्चर वही, गवर्नर की लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वही, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की व्यवस्था भी वही, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूल की आत्मा भी सीधे वायसराय के सिस्टम से आई थी। ये कोई आलस नहीं था और ना ही पूरी तरह से ये कोई मजबूरी थी। ये थी एक जानबूझकर चुनी गई प्रशासनिक निरंतरता। और यही संविधान सभा के अंदर पहली बार खुली बगावत की आवाज गूंजी। संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने गुस्से में कहा था कि हमें वीणा और सितार का संगीत चाहिए था, लेकिन हमें इंग्लिश बैंड के धुन पर नचाया जा रहा है। लोकनाथ मिश्रा जैसे सदस्यों ने इसे पश्चिमी गुलामी के सामने आत्मसमर्पण कहा। सवाल कानून का नहीं था, सवाल पहचान का था। जिस व्यवस्था ने भारत को 200 साल तक कुचला, उसी व्यवस्था को आजाद भारत की रीढ़ कैसे बनाया जा सकता है? क्या हम सच में एक नया राष्ट्र बना रहे थे, या बस ये हुआ कि अब गोरे साहबों की स्क्रिप्ट काले साहब पढ़ने लगे? या सत्ता का एक बेहद चालाक और शांत ट्रांसफर पावर था? उस ट्रांसफर पावर का जवाब इतना सीधा नहीं था जितना हमें स्कूल में बताया गया, क्योंकि एक तरफ कागज पर लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया
और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उन्हीं पीपल्स में से 85% लोग कमरे के बाहर खड़े थे, जहां उनके भविष्य का फैसला लिया जा रहा था। जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ तब भारत में कोई यूनिवर्सल वोटिंग नहीं था। ना हर नागरिक का वोट, ना हर आवाज की कीमत। सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास संपत्ति थी, यानी जो पहले से ही सिस्टम में ताकतवर थे। वही ये तय कर रहे थे कि नया सिस्टम कैसा होगा। आज के हिसाब से अगर देखें तो ये कोई लोकतंत्र नहीं बल्कि कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। लेकिन यहीं पर हमें इतिहास के उस ग्रे एरिया को देखना होगा जहाँ सही और गलत की लकीरें धुंधली हो जाती है। याद कीजिए 1946 का भारत दंगों की आग में झुलस रहा था। विभाजन के जख्म ताजा थे। लाखों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। साक्षरता दर लगभग 12% थी, यानी हर 10 में से 8 लोग अनपढ़ थे और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका था। अब सोचो अगर ऐसे वक्त में पूरी जनता का वोट देने का इंतजार किया गया होता तो संविधान बनने से पहले ही देश दर्जनों छोटे छोटे टुकड़े में बंट चुका होता। संविधान की मंशा किसी तानाशाही की नहीं बल्कि त्वरित स्थिरता यानी इंस्टेंट स्टेबिलिटी की थी, और यही संतुलन हमें उस कॉपी पेस्ट वाले आरोप में भी मिलता है। आलोचक इसे पश्चिमी गुलामी का डॉक्यूमेंट कहते हैं, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर और नेहरू ने इसे अनुभव का खजाना माना। डॉक्टर आम्बेडकर का लॉजिक बड़ा सीधा था कि दुनिया भर के लोकतंत्र ने जो सदियों की ठोकरों के बाद जो सीखा है उसे दोबारा शून्य से शुरू करके रीइन्वेंट करना कोई समझदारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रशासनिक ढांचा लिया तो वजह गुलामी नहीं बल्कि वजह डर थी। डर इस बात का कि आजादी के पहले दिन से ही देश अराजकता में न डूब जाए। पुलिस को चलाना था, कोर्ट को काम करना था, ऑफिसों में फाइलें नहीं रुक सकती थी। इसके लिए एक पुराना लेकिन चलता हुआ सिस्टम चाहिए था, एक टेस्टेड पाथ। लेकिन यहीं पर कहानी फिर से एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि उसी पुराने ढांचे को अपनाने के चक्कर में हम भारतीयता और स्वदेशी सोच को पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाए, जिसका वादा स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। नतीजा ये हुआ कि हमें एक बेहतरीन मैकेनिकल सिस्टम तो मिल गया, लेकिन क्या उस सिस्टम में एक आम आदमी की रूह बस पाई, जो आज भी एक बड़ी बहस है। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से नीति के निदेशक तत्व लिए। ये सब कागज पर किसी भी लोकतंत्र के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन हकीकत में हमने एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार कर दिया जहाँ दिल्ली के पास तो असीमित ताकत आ गई, जबकि गांधी का ग्राम स्वराज का सपना कई हाशिए पर चला गया। यानी ये संविधान ना तो पूरी तरह से विदेशी था और ना ही पूरी तरह से मौलिक। ये एक ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज था, आजादी की आकांक्षा और प्रशासन के डर के बीच किया गया समझौता। लेकिन दोस्तों, हर समझौते की एक कीमत होती है, और इस कीमत की हमें कड़वी झलक तब दिखती है जब हम संविधान के पन्नों में उस इंसान को ढूंढते हैं जिसने आजादी की लड़ाई को एक नैतिकता की दिशा दी थी, महात्मा गांधी। ये एक ऐसा हिस्टोरिक पैराडॉक्स है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। 1948 तक गांधी जिंदा थे, उन्हें पूरा देश सुन भी रहा था, लेकिन संविधान के सबसे निर्णायक बहस में उनकी आत्मा गायब थी। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? गांधी जी का सपना उस भारत से टकराता था जिसे आधुनिक संविधान निर्माता बना रहे थे। गांधी जी की कल्पना में सत्ता का शिखर दिल्ली नहीं बल्कि देश का हर एक गाँव होना चाहिए था। उनका कहना था भारत की आत्मा गाँव में बसती है। वो चाहते थे ग्राम स्वराज, जहाँ हर गांव अपना कानून खुद बनाए, अपनी अदालत खुद चलाए और केंद्र सिर्फ एक सहायक की भूमिका में हो। लेकिन संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुभव गांधी जी के आदर्शवाद से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कड़वा था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भारतीय गांव कोई सपनों का भारत नहीं था। उन्होंने बड़ी सभा में गरजते हुए कहा, गांव स्थानीयता का एक गंदा नाला है, अज्ञानता और संकीर्णता का अड्डा है। अंबेडकर जानते थे अगर गांव को सत्ता सीधी दे दी जाए तो वहाँ मौजूद पहले से ऊंची जातियों का दबदबा और मजबूत हो जाएगा। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए गांव की पंचायत न्याय की जगह नहीं बल्कि एक नया हथियार बन जाएगी। और यही से पैदा हुआ वो बड़ा टकराव। एक तरफ गांधी जी का राम राज्य था जो परंपरा और गांव पर टिका था, तो दूसरी तरफ डॉक्टर आम्बेडकर का आधुनिक भारत था जो शहर, कानून और मजबूत केंद्र पर टिका था। अंत में डॉक्टर आम्बेडकर की दलील जीत गई। गाँव को संवैधानिक शक्ति देने के बजाय उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ठंडी अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया। यानी गाँव अच्छे है, पंचायतों की बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मर्जी होगी, मजबूरी नहीं। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमने जिस मजबूत केंद्र को चुना उसका ढांचा पूरी तरह वही था जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखने के लिए बनाया था। वही कलेक्टर, वही पुलिस एक्ट, वही बेहिसाब पावर। गांधी जी का स्वराज पीछे छूट गया और हमें मिला एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर से लोकतांत्रिक था लेकिन जिसकी जड़ें आज भी उसी मिट्टी में गड़ी थी जो नियंत्रण और दमन करना जानती थी। और यही वो मोड़ था जहाँ डॉक्टर आम्बेडकर को पहली बार लगने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह संविधान जनता की ढाल बनने के बजाय सत्ता का हथियार बन जाए। और यही चिंता कुछ साल बाद 1953 में राज्यसभा के भीतर एक विस्फोट की तरफ उठी। सांसद का माहौल सन्न रह गया जब संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और बोले, मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने के लिए भी तैयार हूँ कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।
जरा इस पल को महसूस कीजिए, वही इंसान जिसने संविधान के हर शब्द की रक्षा की, जो हर बहस में इसके लिए खड़े रहे, वो आखिर इसको जलाने की बात क्यों कर रहे थे? ये संविधान की असफलता नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ चेतावनी थी जो इसे चलाने वाला था। आम्बेडकर देख रहे थे जिस हिंदू कोड बिल के जरिए वो महिलाओं को और वंचितों को बराबरी देना चाहते थे, उसे सत्ता की राजनीति कुचल रही थी। राज्यपाल और केंद्र की शक्तियाँ जो कभी जरूरी बुराई थी, आम आदमी के लिए डर बन सकती थी। उनका संदेश साफ था, कानून खुद नहीं चलता, उसे चलाते हैं इंसान, और अगर इंसान गलत हो तो सबसे महान संविधान भी जुल्म का हथियार बन सकता है। और यही से सवाल आज की भारत की ओर मुड़ता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर का डर अब सच हो रहा है? अगर देखा जाए तो आज हम उसी कल्ट पर्सनालिटी और व्यक्ति पूजा के दौर में जी रहे हैं जहां सवाल उठाना गुनाह हो गया है। क्या बाबा साहब ने इसीलिए संविधान बनाया था कि ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाएं सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे? डेटा उठाकर देख लीजिए, 2014 के बाद ईडी के मामलों में 400% का उछाल आया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से 95% मामले विपक्ष के नेताओं पर है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में है, या फिर ये जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक हिसाब चुकता करने की मशीनें बन चुकी है? बात सिर्फ जांच एजेंसियों की नहीं है, बात उस इलेक्शन कमीशन की भी है जिसकी निष्पक्षता पर आज पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है। जब चुनाव की तारीखें सत्ता पक्ष की सहूलियत से तय होने लगे, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से ही चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जाए, तो समझ जाइए लोकतंत्र के रेफरी को ही फिक्स किया जा चुका है। और इन सब में सबसे बड़ा नाम आता है उस कार्यपालिका का जो आज न्यायपालिका को भी डराने की कोशिश में लगी है। रिजिजू से लेकर धनगढ़ तक जिस तरह बेसिक स्ट्रक्चर और जजों की नियुक्ति पर हमले हुए, वो क्या था? वो सीधे तौर पर उस लक्ष्मण रेखा को मिटाने की कोशिश थी जो संविधान ने खींची थी। जब विपक्षी सांसद को ठोक के भाव सस्पेंड कर दिया जाता है और खाली सांसद में कानून बनते हैं, तो वो संविधान की जीत नहीं बल्कि बाबा साहब की उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हत्या है। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ संविधान के पन्ने तो सलामत है, लेकिन उसकी रूह को हर रोज कुचला जा रहा है। ये सत्ता में बैठे उन लोगों का अहंकार है जो ये भूल गए हैं कि संविधान उन्हें देश चलाने का हक देता है, देश को अपनी जहागीर समझने का नहीं। लेकिन इन तमाम कमियों, डरों और सिस्टम की सड़न के बाद भी देश आज क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारे पास वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जो म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास नहीं था। वहाँ जब चाहा सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया, लेकिन भारत में किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत के पास ये संविधान है। यही वो ताकत है जो सत्ता के सबसे शक्तिशाली इंसान को भी अदालत के कटघरे में खड़ा कर सकती है। आम्बेडकर का डर सही था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता उससे भी बड़ी थी। उन्होंने हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी जो कहता है कि कोई भी सरकार भारत की आत्मा को नहीं बदल सकती। लेकिन याद रखिए, संविधान कभी खुद को नहीं बचा सकता। इसकी जिम्मेदारी किसी नेता या फौज की नहीं, बल्कि वी द पीपल की है। जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपना वोट फ्री की रेवड़ियों और नफरत के नाम पर बेच दिया, उस दिन ये महान किताब महज एक रद्दी का टुकड़ा बन जाएगी। संविधान हमें आजादी नहीं देता, बल्कि हमारे आजादी की रक्षा करता है, और इस ढाल को थामने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। अंत में ये देश किसी एक नेता या पार्टी की जहागीर नहीं, ये देश उन लोगों का है जो इसके प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और जब तक हम जागरूक है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।